गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 5 ठीक है मनोभार और स्वास्थ्य के विषय में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले अपनी इसके ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं ठीक है, जिसमें अपने 2 टॉपिक के विषय में समझा रही हूँ। मनोभार के प्रकार समझाइए और मनोभार के सामना करने की प्रविधियाँ नहीं तो रीतियाँ समझाइए ठीक है। तो सबसे अपने पहले मनोभार के प्रकार के विषय में समझेंगे। मनोभार के प्रकार को सबसे पहले उसके अर्थ के विषय में समझेंगे ठीक है। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ पर फिर भी दोबारा समझा रही हूँ। मनोभार का अर्थ, तो मनोभार का अर्थ सबसे पहले मनोभार के अर्थ के विषय। तो मनोभार अर्थात क्या, तो हताशा, संघर्ष या दबाव की ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जो व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक शक्ति पर भार स्वरूप बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनोभार कहते हैं। यानी जब व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है तब उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव देखने को मिलते हैं, भार बढ़ता है, जिसे हम लोग मनोभार कहते हैं। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें अपने सरासन एवं सरासन ठीक है मनोवैज्ञानिक के परिभाषा के विषय में देखते हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बोला है, तनाव अर्थात, यानी मनोभार किससे उत्पन्न होता है, तनाव से उत्पन्न होता है। तो तनाव अर्थात अनुभव किए गए तीव्र या लंबे समय तक की चुनौतियों के साथ समय संबंधित नकारात्मक आवेगिक अनुभव जो वास्तविक और शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग मनोभार कहते हैं। यानी ये जो तनाव है वो कैसा होता है, लोगों के ऊपर जो चुनौतीपूर्ण मुश्किलें आती है उसके कारण उत्पन्न होता है, जिससे मनोभार उत्पन्न होता है। पर ये कैसे होती है, चुनौतियाँ आती हैं ठीक है, और ये कैसा चलता है, तीव्र होता है और लंबे समय तक चलता है। तो लंबे समय तक चलता है तो क्या होता है, लोगों में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन सब से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, किससे, चुनौतियों से, नकारात्मक अनुभवों से। और लंबे समय तक ये अनुभव चलते हैं तो लोगों को शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसे हम मनोभार के रूप में जानते हैं, नहीं तो तनाव के रूप में जानते हैं। और हम मनोभार के प्रकार के विषय में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है हताशा। हताशा का नाम सुन के पता चल जाएगा कि अपने कब निराश हो जाते हैं। तो आपको इधर एक व्याख्या दी गई है, नहीं तो जब हमको कोई वस्तु चाहिए होती है वो नहीं मिलती तब हम लोग हताशा का अनुभव करते हैं। तो यहाँ है एक, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों के परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्ति तक न पहुँचने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक परिस्थिति अर्थात हताश। यानी सिंपल डेफिनेशन है कि आपकी लक्ष्य प्राप्ति है, नहीं तो जो टारगेट है ठीक है, जब आप उसको प्राप्त करना चाहते हो तो क्या होता है, आपके सामने अवरोध आते हैं। अवरोध आते हैं तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और नहीं पहुँच पाते हो तब आपकी मानसिक परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है, उसको अपने हताशा कहते हैं। अब हताशा में क्या है, प्रेरणा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। प्रेरणा यानी आप कुछ भी निश्चित करते हो तो आप वहाँ तक पहुँचने की नक्की करते हैं। आपके पास प्रेरणा होगी तो आपका ध्येय नक्की होगा, नहीं तो लक्ष्य नक्की होगा, तो आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हो। जब वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हो तो आपको क्या होती है, हताशा का अनुभव होता है। अब हताशा के कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है तथा पर्यावरण जन्य भी हो सकता है या अन्य कारण भी हो सकता है। व्यक्तिगत कैसे, यानी आपके स्वयं के जो हैं प्रॉब्लम वो व्यक्तिगत हुई, और पर्यावरण जन्य यानी जैसे आप पर्यावरण से आपने चलो कुछ भी डाला, कुछ भी धंधा किया, स्टार्ट किया ठीक है, कोई पर्यावरण आपत्ति के कारण वो आपका नुकसान हो गया, बाढ़ आई, आपका सब सामान खराब हो गया ठीक है। तो अन्य कारण, पर्यावरण जन्य कारण, उसके कारण भी आप ये सब कारण हो सकते हैं। सेकंड है संघर्ष। संघर्ष का नाम सुनते ही आपको पता चलेगा, संघर्ष मीन्स लड़ना। तो व्यक्ति के समक्ष जब 2 या 2 से अधिक विकल्प आते हैं ठीक है, यानी आपके पास कोई भी समस्या है, उसके साथ आपके विकल्प आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विकल्प कौन सा है ठीक है। तो जब व्यक्ति के समक्ष नहीं तो सामने उस 2 या 2 से अधिक विकल्प आते हैं, परंतु किसी एक को पसंद करना होता है, तब उसके सामने क्या आता है, संघर्ष आता है, लड़ाई आती है, किसको पसंद करूँ, इसको पसंद करूँ या इसको पसंद करूँ। नहीं तो वो एक को पसंद करता है, फिर उसमें निष्फल जाता है तो फिर वो दूसरे को पसंद करता है। तब जब उत्पन्न होने वाली जो अनिर्णयात्मक होती है, यानी जो निर्णय नहीं ले पाते, उसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं।
अब यहाँ संघर्ष के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। संघर्ष के 3 प्रकार क्या हैं? तो सबसे पहला है अभिगम संघर्ष, दूसरा है परिहरण जिसको अपने विगमन संघर्ष भी कहते हैं, और तीसरा है अभिगमन परिहरण यानी अभिगम विगमन संघर्ष। अब सबसे पहले अपने पहले पॉइंट के बारे में समझेंगे, अभिगम संघर्ष। तो अभिगम संघर्ष में क्या होता है? जब आपके सामने 2 विकल्प है, ठीक है, और दोनों ही पसंद है आपको, ठीक है, 2 विकल्प है और दोनों ही पसंद है आपको। अब आपको क्या करना है? दोनों में से एक ही पसंद करना है। तब आपके सामने जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसको अभिगम संघर्ष कहते हैं। अब जैसे आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, आपको पिक्चर देखने भी जाना है और मामा के घर भी जाना है, तो दोनों विकल्प आपको पसंद है, ठीक है, पर उसमें से आपको एक ही पसंद करना है। तो आपके सामने जो परिस्थिति नहीं तो संघर्ष उत्पन्न होता है उसको अभिगमन संघर्ष कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है सर। परिहरण संघर्ष यानी विगमन संघर्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कैसे आपके सामने 2 विकल्प आएंगे, 2 या 2 से अधिक विकल्प आएंगे, ठीक है। दोनों विकल्प कैसे हैं? नापसंद है, एक भी आपको पसंद नहीं है, दोनों में से एक पसंद करना हो, ठीक है, तब उत्पन्न होने वाला जो संघर्ष होता है उसको परिहरण संघर्ष कहते हैं। जैसे आपके सामने 2 सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर ले रहे हैं, आपको जैसे मैंने समझाया था कि इको की भी एग्जाम ली और इंग्लिश की भी एग्जाम ली, आपको दोनों ही पसंद नहीं है, तो कोई एक तो देनी पड़ेगी, तो दोनों में से एक पसंद करना है, तो उसको अपने परिहरण संघर्ष कहते हैं। अब अभिगमन परिहरण संघर्ष जिसको अभिगम और विगमन संघर्ष भी कहते हैं। इसमें क्या है? आपके सामने क्या है? एक ही विकल्प है, ठीक है, और वो कैसा है? आकर्षक भी है, वो अनाकर्षक भी है, यानी आपको पसंद भी है और नापसंद भी है, ठीक है, तो भी आपको उसको पसंद करना है, यानी उसको डिसीजन लेना ही है। तो जब उत्पन्न होता है तब जो स्थिति होती है आपकी दिमाग की उसको अभिगमन परिहरण संघर्ष कहते हैं, नहीं तो अभिगम विगमन संघर्ष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते कि आपको शादी करना पसंद है पर उसकी जिम्मेदारियां उठानी नहीं है, ठीक है, तो जिम्मेदारियां नहीं उठानी पर आपको करना जरूरी है, तो कैसा हुआ? आपको पसंद भी है, यानी एक ही विकल्प है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होता है? कठिन होता है। तो जब ये आपको उत्पन्न होती है जब चुनौती, तब आपके सामने अभिगमन और परिहरण संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दबाव यानी प्रेशर। आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ता है तो उसको कहते हैं दबाव, यानी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के समक्ष होने वाली उत्पन्न वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। तब जो मानसिक स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? हम दबाव कहते हैं, ठीक है। अन्य व्यक्ति यानी कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं। जब कोई परिस्थिति आपके सामने चुनौतीपूर्ण आती है, ठीक है, तो परिस्थिति कैसी होती है? वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है, यानी उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं तो वो काल्पनिक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपकी ऐसा होता है कि हाँ आने वाली वो वास्तविक है, पर आप पहले से काल्पनिक विचार करने लगते हो कि हाँ ऐसी एग्ज़ाम होगी, ऐसा पेपर आएगा, मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे क्या होते हैं? काल्पनिक विचार होते हैं, ठीक है, तो वो आप उसको पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे विचार आने पर जो आपकी स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं, ठीक है। अब जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें क्या है? हर जगह आपको तनावपूर्ण वातावरण मिलता है, अनेक प्रसंग आते हैं, ठीक है, जिसके काफ़ी उद्भव स्थान है जो आपको आंतरिक रूप से बाह्य रूप से क्या करेंगे? प्रेशर करेंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। आपकी काफ़ी सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लक्ष्य होते हैं, तो जब आप उनको नहीं पूरा कर पाते हो, ठीक है, जैसे हमारा समाज उसमें काफ़ी दबाव होते हैं, हर जगह क्या है? चुनौतियाँ हैं, स्पर्धा है, ठीक है, आपको एकाग्रता बनाए रखनी होती है, तो आपके परिवार या रिश्तों की तरफ से जो प्रेशर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। यानी आपका ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है, मनोभार के प्रकार। इसके बाद अपने ने बोला था दूसरा टॉपिक लेते हैं, मनोभार का सामना करने की प्रविधियों को समझाएंगे। प्रविधियों के बदले रीतियाँ भी आ सकता है, यानी मनोभार का ही सामना करने की रीतियाँ समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। जिसमें क्या है प्रविधियों में? तो मनोभार का सामना करना अर्थात
मनोभार के निषेधक प्रभाव को रोकने के लिए पर्यावरण की मांग को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना। यानी जैसे आप आगे पढ़ चुके हो कि अपनी जो इच्छाएं पूरी होती तो काफ़ी हताशा का, नहीं तो दबाव का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग पर्यावरण से संतुष्ट नहीं होते, यानी पर्यावरण से मांग करते हैं, पर्यावरण को अपने हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, तो मनोभार का सामना करने के लिए अनेक प्रविधियाँ हैं, नहीं तो अनेक रीतियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली है समस्या केंद्रित प्रविधियाँ। अब समस्या केंद्रित प्रविधियों में क्या है, तो समस्या केंद्रित प्रविधियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समस्या केंद्रित प्रविधि क्या, समस्या केंद्रित में क्या होते हैं, व्यक्ति मनोभारक के साथ प्रत्यक्ष कार्य करता है। प्रत्यक्ष यानी रूबरू मिलता है, यानी जो उसके सामने जो भी चुनौतियाँ आ रही है उससे वो क्या होता है, रूबरू सामना करता है। ठीक है, तो वो रूबरू सामना करता है, तो जो प्रक्रिया करता है तो उसके व्यवहार में वो देखने को मिलती हैं, व्यवहार में देखने को मिलती है, यानी वो वास्तविक स्वरूप से मानसिक प्रक्रिया का हो जाता है, यानी उसको कैसा बिहेव करना है वो आगे के जो 3 टॉपिक है उसमें समझ में आएगा। तो वो क्या होता है, जो उद्देश्य होता है उसके साथ संयोजन साधना उसका मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या आता है, जो समस्या केंद्रित अभिगम है उसको 3 रीतियों में, नहीं तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, समस्या का सामना करना। तो समस्या का सामना करना तो उसमें कैसा है, खतरा दूर करना, खतरे के प्रभाव को कम करना या उसे नष्ट कर देना। ठीक है, यानी खतरे का सामना करना, उसमें कैसा है, अगर व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो क्या करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, यानी उससे लड़ता है। उदाहरण के तौर पे ले लो कि जैसे कोई व्यक्ति असफल है, ठीक है, नहीं तो फॉर एग्ज़ाम में परीक्षा दी है और अगर वो फेल हुआ है तो क्या करेगा, फिर से मेहनत करेगा और फिर से वो परीक्षा देगा, यानी उसने क्या किया, समस्या का सामना किया। दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, समस्या केंद्रित अभिगम में समस्या का सामना करना। दूसरा है समस्या से विमुख होना। विमुख होना यानी दूर भाग जाना, जैसे चेतावनी को स्वयं से दूर रखना, चर्चा विचारणा करना, सौदाबाजी या समाधान करना। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, जो भी व्यक्ति परीक्षा में असफल हुआ है तो क्या कर देगा, पढ़ाई करना ही छोड़ देगा, यानी वो क्या हुआ, समस्या से दूर भाग गया, है ना, समस्या का सामना नहीं किया, समस्या से विमुख हो गया। फिर तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है तीसरा कोई रास्ता अपनाना। तीसरा कोई रास्ता अपना यानी मनोभार का प्रतिकार करना अथवा अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाना अथवा मनोभार की शक्ति को कम करना। किस तरीके से मनोभार का सामना करना है, यानी जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दी है, वो उसमें फेल हो गया है, तो अब उसको एग्ज़ाम नहीं देनी, तो वो क्या करेगा, उसको जो पसंद है उस फील्ड में जाएगा, खेल कूद में जाएगा, संगीत में जाएगा, यानी उसने क्या किया, तीसरा कोई रास्ता अपनाया। ठीक है, तो इसको 3 टॉपिक में समझाया गया है, सामना करना, नहीं तो भाग जाना, नहीं तो तीसरा कोई रास्ता अपनाना। ये सिंपल है। मनोभार की प्रविधियों में सबसे पहली समस्या है समस्या केंद्रित प्रविधियाँ, उसमें 3 प्रविधियाँ हैं, समस्या का सामना करना यानी उससे लड़ना, दूसरा है विमुख यानी भाग जाना और तीसरा है तीसरा रास्ता अपनाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा आवेग केंद्रित प्रविधियाँ। आवेग केंद्रित प्रविधियों में क्या होता है, आवेगिक प्रवृत्ति में व्यक्ति है जो मनोभारजन्य परिस्थिति में परिवर्तन करने के बाद अपने विचारों या भावनाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। अब किस तरीके से प्रयास करती है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे चिंता है, हताशा है, क्रोध है या अन्य कोई आवेग है, तो उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। किस तरीके से नियंत्रण करेगा, यानी आप जब चिंता, हताशा, क्रोध या अन्य आवेग से गुजर रहे हो तो उसको थोड़ी देर भूलने के लिए आप क्या करोगे, किसी पार्टी में चले जाओगे, पिक्चर देखने लगोगे, संगीत सुनने लगोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप थोड़ी देर ये जो आवेग केंद्रित प्रवृत्ति है उससे दूर हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो अभिगम है वो कैसा समस्या केंद्रित है, परंतु ये इसका उपाय केंद्रित है, यानी इसका यह उपाय हम लोग ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप जब आपके ऊपर आवेग आता है तब तुरंत आप उसका उपाय ढूंढने जाते हो तो आप प्रेशर में हो जाते हो, तो क्या करते हैं, थोड़ी समय के लिए आप अन्य प्रवृत्ति की तरफ मुड़ते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया टीवी देखना, संगीत सुनना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप तनाव मुक्त होते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लाते तो आप आराम से ला सकते हो, यानी आवेगशीलता के प्रभाव से मुक्त होने पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इस प्रविधि में क्या होता है, स्वनियमन जरूरी होता है। स्वनियमन होता है यानी जब आप आवेग मुक्त हो जाओगे तब आप उसका सॉल्यूशन अपने आप ला सकते
हो, यानी दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आवेग केंद्रित प्रविधियाँ। तीसरा है अहम बचाव केंद्रित प्रविधियाँ, जिसको अपने बचाव प्रयुक्ति भी कहते हैं। अहम मीन्स हम, तो हम कैसे, अपने सामने कोई भी समस्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं अहम बचाव केंद्रित प्रवृत्तियाँ। अब इन प्रवृत्तियों के द्वारा व्यक्ति स्वयं को आवेगात्मक नुकसान या अवमूल्यांकन से मनोवैज्ञानिक रीत से बचाने का प्रयास करता है। किस तरीके से बचाने का प्रयास करता है, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया और आप नहीं करके ला पाए तो क्या बोलेंगे, टीचर मैं तो बीमार हो गया था, ठीक है, यानी अनेक बहाने बनाते हो, अलग अलग बहाने बनाते हो, यानी आप उससे दूर भाग रहे हो, करना तो है आपको। ऐसी प्रवृत्तियाँ सीखी हुई प्रतिक्रियाओं से होती है। आपके सामने अगर कोई भी समस्या आई है, ठीक है, अगर उसका सॉल्यूशन मिला है तो ठीक, नहीं मिला है तो आप क्या करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो कि इससे पहले मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है तो अब क्या मिलेगा। तो क्या होता है, वो आपके आदत बनकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर आप नहीं चाहते हुए भी उसको फॉलो करते हो, ठीक है। बचाव केंद्रित प्रवृत्ति में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के साथ छल करता है। छल क्यों करता है, क्योंकि उसको आगे उस समस्या से लड़ना है, आज नहीं तो उसको करना ही है, तो वो क्या करता है, अपने साथ छल करता है और उससे बचाव प्रवृत्ति ढूंढता है। तो अज्ञात रूप से क्या करता है, व्यक्ति आंतरिक चिंता या दुख से बचाती है, यानी थोड़े समय के लिए क्या होती है, ये जो अहम बचाव केंद्रित प्रवृत्ति है, नहीं तो रीति है, वो थोड़े टाइम के लिए उसको बचा लेती है। आपने बोले हाँ मैंने होमवर्क दिया, चलो थोड़े टाइम के लिए आपको संतोष मिल गया कि हाँ चलो आज का दिन तो गया, पर कल तो आपको वो काम करना ही है, तो क्या करता है, इसके लिए व्यक्ति अपने साथ छल करता है, ठीक है। उसकी जो असफलता उसको छिपाता है, चिंता कम करने का प्रयास करता है, उसके दुख है वो छिपाता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, अहम बचाव प्रवृत्ति हुई, ठीक है। आज मैंने आपको 2 टॉपिक के बारे में समझाया है। पहला क्या है, मनोभार के प्रकार, जिसमें उसके अपने परिभाषा के विषय में देखा है, उसके प्रकार तो हताशा, संघर्ष और दबाव के विषय में पढ़े, ठीक है। और मनोभार सामना करने की प्रविधियाँ, नीति रीतियों के विषय में पढ़ा है, जिसकी 3 रीतियाँ हैं, समस्या केंद्रित प्रविधियाँ, दूसरी आवेग केंद्रित प्रविधियाँ, तीसरी अहम बचाव केंद्रित प्रविधियाँ। इसके विषय में मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको, जैसे मैंने आपके चलाया है तो उसमें मनोशारीरिक रोगों को समझाइए, यानी शारीरिक रोग और मन को प्रभाव करने वाले रोगों के विषय में समझाऊंगी। अस्तु।